चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। एनडीए में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ में देखने को मिलेंगे, और स्टेट पीसीएस में जैसे कि एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज उसमें देखने को मिलेंगे। कोई भी कंपटीशन हो उसमें इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखें, स्टार्ट करते हैं। वायरस डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट। वायरस ना हिलता है ना डुलता है, ऐसे मरे जैसा पड़ा रहता है। तो वो जब तक किसी चीज़ को, सेल को अफेक्ट नहीं करता, इन्फेस्ट नहीं करता, तब तक वो वायरस जो होता है उसको कोई एक्टिविटी नहीं दिखाता, मोलिकुलर मूवमेंट नहीं दिखाता। इसीलिए कुछ कंट्रोवर्सी है कि वो अलाइव है या डेड है, अलाइव है या अलाइव नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हमेशा अमोइबा और पैरामोशियम याद रखना, उसका एंटायर जो सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। छोटा एनवायरनमेंट है, सिंगल सेल है, तो चारों तरफ से वो एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो फूड और ऑक्सीजन एक जगह पर लिया जाता है बॉडी में, ठीक है, और जबकि ज़रूरत उसकी ऑल पार्ट्स में होती है, तो उसकी फिर प्रोसेसिंग वगैरह होती है। इसी प्रकार से जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं हर सेल के, उसको एक जगह से इकट्ठा किया जाता है, ये बता रखा है। न्यूट्रिशन क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। डिफ्यूजन जो होता है इनसफिशिएंट होता है टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि ह्यूमन क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे हमारे शरीर में है हीमोग्लोबिन किस चीज़ के अंदर है? आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर। और इसकी बड़ी चाहत है किसके प्रति? ऑक्सीजन के प्रति। मतलब हीमोग्लोबिन हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, तो वो उसे चिपक जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। बायो कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो बस उसको करवाता है। तो बायो कैटलिस्ट जो होते हैं, एंजाइम जो होते हैं, वो बायो कैटलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। हीटरोट्रोप्स जो होते हैं डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोप। हीटरोट्रोप जो होते हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रोप। हीटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जितने भी एनिमल हैं सब हीटरोट्रोपिक हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एनिमल के ऊपर। और फंजाई भी हीटरोट्रोपिक है। फंजाई के 3 एग्जाम्पल हैं, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, और तीसरा है हमारे पास मशरूम जो है वो भी फंजाई है। फंजाई अपना खाना खुद तैयार नहीं करती हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे? उनको चाहिए 4 चीज़ें, क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तीसरा चाहिए उनको सनलाइट, और चौथा चाहिए क्लोरोफिल। ऑटोट्रोप को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल, ये याद रखना। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बना देंगे, ठीक है। ग्लाइकोजन, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के तौर पर स्टोर हो जाते हैं। ये रिएक्शन देखना, 6 मॉलिक्यूल आए कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल आए वाटर के। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट में खाना अपना तैयार करता है पेड़ या पौधे या ऑटोट्रोप्स। C6H12O6 6O2 और 6O2 ऑक्सीजन 6 और वाटर। देखो यहाँ पर 12 थे, यहाँ पर 6 हैं, आधे हैं, लेकिन चीज़ें आएंगी निकल करके। 6CO2 12H2, ये जरूर याद रखना। C6H12O6 6O2 और 6H2O। डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड कब? ड्यूरिंग नाइट। क्यों? दिन में खोलेंगे तो उनको स्टोमेटा खोलना पड़ेगा, तो वाटर का इवेपोरेशन हो जाएगा, तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और एक इंटरमीडिएट चीज़ बना करके रख देते हैं। जैसे कि दूध से खोआ बना करके रख लिया, लेकिन खोए में फिर चीनी विनी बाद में डाल करके फिर वो मिठाई बन जाती है। तो दूध ये क्या करते हैं? इंटरमीडिएट खोआ बना करके रख लेते हैं। तो वैसे ही डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं उनको देखो, एक्सट्रीम उसमें
वेदर कंडीशंस में, क्लाइमेटिक कंडीशंस में ऑपरेट करना है तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रात्रि में लेते हैं और इंटरमीडिएट बना लेते हैं, और क्लोरोफिल जो होता है फिर वो एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। अच्छा, माइक्रोस्कोप ग्रीन डॉट जो दिखेंगे सेल ऑर्गेनलीज, उन्हीं को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये हमें अच्छी तरह आता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको, लको करके रखना खाने को, ल्यूकोप्लास्ट दैट स्टोर एनर्जी। ये क्या है हमारे पास, ये अच्छी तरह से देख ले, ये है स्टोमेटा, 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 और ये जो डॉट 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 दिख रही हैं ये हैं गार्ड सेल। स्टोमेटा को गार्ड करते हैं, मतलब गार्ड सेल क्या करते हैं, गार्ड जैसे गेट को ओपन और क्लोज करता है। ज़्यादा पानी आ गया, ज़्यादा पानी आ गया तो ये स्वेल हो जाएंगे और ओपन हो जाते हैं, ऐसे खुल जाएंगे ऐसे। ठीक है, और जैसे श्रिंक होंगे ये सीधे हो जाएंगे, ये देखो पानी ना मिलने पर ये श्रिंक हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इतनी सी बात याद रखना। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती है, और दूसरा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होती है वो केवल पत्तों पर नहीं होती, वो स्टेम पर भी होती है, रूट्स से भी होती है। इसीलिए हम निराई गुड़ाई करते हैं, क्योंकि रूट्स जो होती हैं, रूट्स वो भी सांस लेती हैं। When it does not need carbon dioxide for synthesis, the opening and closing of the pore is a function of the guard cell। मैंने अभी बता दिया गार्ड सेल का फंक्शन होता है। ओके, नाइट्रोजन जो होता है वो तो महत्वपूर्ण घटक है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन जो है दैट इज द, और मेजर घटक क्या होते हैं पौधे के, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मैक्रो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सल्फर। अब देखो नेक्स्ट, हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हीटरोट्रोपिक, हम सब आगे हीटरोट्रोपिक, सबसे पहले फंजाई की बात करेंगे। फंजाई क्या करती है, फंगी कह लो, फंजाई कह लो, एक ही बात है। ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और मशरूम। ठीक है, कसकटा याद रखना, कसकटा, कसकटा होता है अमर बेल, वो पीली पीली जो बेल होती है, कसकटा, कस के पकड़ रखा है उसने पेड़ को, कसकटा, कसकटा, अमर बेल। टिक्स, लाइस, लीचीज, टेपवर्म, टेपवर्म पेड़ के अंदर होते हैं, पेड़ के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सारे हैं पैरासाइट, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। मतलब अपना खाना खुद तो बनाते नहीं, गाय के ऊपर जो चिचड़, कलोली, शौरी ये जो चढ़ रही हैं, ये सब क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। अमोइबा, अमोइबा जो होता है फूड वैक्यूल के माध्यम से खाना लेता है, मतलब उसकी उंगलियां ऐसे बन जाएंगी और ऐसे उसके चारों तरफ आ जाएंगी फूड के, और उसको अपने बॉडी के अंदर ले लेंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे, ऐसे जाएंगी धीरे 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 और ऐसे पकड़। अमोइबा फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती हैं फूड वैक्यूल और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ देती हैं, और फिर वो क्या होता है, डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और वो जो खाना डिफ्यूजन के माध्यम से वो न्यूट्रिशन हर बॉडी के पार्ट में चला जाता है। पैरामोइशियम, पैरामोइशियम इस तरह से समझे, पूरे शरीर के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज सीलिया होती है, और उसके पूरे बॉडी के ऊपर कभी भी, क्योंकि द होल बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एटमोसफेयर एनवायरनमेंट, तो उसके ऊपर कहीं से फूड आ गया तो वो अपने बालों को हिला करके जहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट है फूड इनटेक का, स्पेसिफिक स्पॉट, वहाँ तक ले जाता है और फिर वहाँ से बॉडी के अंदर ले लेता है। अब ये देखो, ऐसा काम हम इंसान तो नहीं कर सकते, तो हमारा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए डाइजेशन में हम आ गए हैं, डाइजेशन के ऊपर। डाइजेशन में याद रखना, बुक्कल कैविटी, बुक्कल कैविटी, कैविटी कौन सी है, बुक्कल कैविटी। माउथ इज लाइंग इन द बुक्कल कैविटी, कैविटी मतलब गड्ढा, कैविटी, टूथ में कैविटी हो जाती है, स्टमक जो है हमारा ये भी कैविटी में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम बोलते हैं, वो तो सभी को पता है। ठीक है, और लाइनिंग ऑफ द कनाल इज सॉफ्ट, हमारी जो कनाल की लाइनिंग है ये सॉफ्ट है, इसलिए खाने को पहले वेट किया जाता है, किससे, लार से, किससे, लार से, लार से उसको पहले गीला किया जाता है, वेट किया जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इसमें बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेस। देखो ये बड़े अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये HCS के लिए।
या किसी भी CDS NDA के लिए इसको ध्यान से देखो। सलाइवरी अमाइलेस, अमाइलेस जो होता है वो स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। आप ब्रेड को जब खाते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद मुंह में चबाते चबाते ही वो मीठी लगने लग जाती है, जबकि ब्रेड मीठी नहीं होती। क्यों? उसका जो स्टार्च कंटेंट था उसमें जब सलाइवा के अंदर प्रेजेंट जो एंजाइम है अमाइलेस वो गया तो उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया। शुगर, चीनी, चीनी, चीनी मतलब मीठी लगने लग गई। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट से, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जो होती है उससे फूड जो होता है वो मूव करता है। These peristaltic movement occur all along the gut. The lining of the canal has muscles. ये जो कनाल है इसके अंदर मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली। ओके, हो गया। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये पूरा फूड प्रोसेस होकर के निकलता है इसको बोलते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज क्यों है? क्योंकि ये डायामीटर में लार्ज है, डायामीटर में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन ये डायामीटर में छोटी है लेकिन लेंथ में बड़ी है। और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टमक है, ये पैनक्रियाज है, ये लीवर है, ये वो है अपनी क्या नाम है, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जब पथरी में बहुत सारे लोग इस पित्त की थैली को निकलवा देते हैं, इसी को बोलते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या करता है? लीवर से जितना भी आता है इसको स्टोर करके रखता है डक्ट के माध्यम से, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। डक्ट के माध्यम से इंटेस्टाइन में इसको डाल देता है, किसको? लीवर के जूस को। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इसी को कोलन भी बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन, 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 कोलन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आ जाओ दोबारा, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट अक्कर ऑल अलोंग द गट, दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था कि सलाइवा अमाइलेस और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक, ये देखो गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो डॉक्टर होता है जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होता है, वो आंतों को, आंतों से और पेट से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका स्पेशलिस्ट होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक मतलब पेट के अंदर ग्लैंड है, इन द वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक मतलब पेट। ठीक है, और इसके अंदर एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो किस में होती है? पेप्सी में, पेप्सिन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, और तीसरा होता है इसमें मकस। ये तीन चीज़ें, ये देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और मकस, स्टमक इसको रिलीज करता है। देखो पेप्सी के अंदर क्या होता है? एसिड। पेप्सी क्या होता है? तेजाब। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आती है, एनडीए का क्वेश्चन है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आती है तभी पेप्सिन ऑपरेट करता है, इसको एसिडिक मीडियम ही चाहिए। एनडीए का क्वेश्चन है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि पेप्सिन, ये देखो, इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin। ये कितने pH पर ऑपरेट करता है? एनडीए का क्वेश्चन था ये, तकरीबन 2 या 3 है, आप एक बार देख लेना। 2% वो pH वैल्यू उसकी होती है 2 के आसपास, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, और इनर लाइनिंग, इतनी एसिड निकलेगी तो पेट की जो इनर लाइनिंग है वही तेजाब से खराब हो जाएगी। उसी लिए मकस, बॉडी जो है हमारी मकस बनाती है। मकस, इस तो आप इस तरह से समझो, जो हम नाक साफ करते हैं रीट निकलता है, उस तरह का मकस होता है। वो बॉडी की लाइनिंग में, स्टमक की लाइनिंग पर लगा रहता है, तो उस एसिड को उसकी लाइनिंग खराब नहीं करने देता, नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, पेप्सिन ऑपरेट्स इन एसिडिक मीडियम, याद रखना। ओके, बस अब हो गया, 10 मिनट में चैप्टर खत्म है। अच्छा, ये देखो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्पिंचटर मसल, इसको बोलते हैं स्पिंचटर मसल। 2 जगह लगी हुई है, एक तो ये देखो एनल, गुदा मार्ग, जब आप लैट्रिन जाते हैं तो अपनी एनल मसल्स को किस तरह से कंट्रोल करते हैं? दैट इज स्पिंचटर मसल वहाँ पर है, स्पिंचटर मसल यहाँ पर है। एनस के पास भी है आपके पास, एनल के स्पिंचटर मसल, स्पिंचटर मसल ये क्या करती है? ये एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से निकलेगा। देखो स्टमक से अब भोजन निकल रहा है, स्टमक,
और ये कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को डिटरमाइन करता है। स्मॉल अमाउंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। अब ये क्वेश्चन HCS में भी आया हुआ है, NDA में भी आया हुआ है। लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हर्बीवोरस के लिए ज़्यादा होती है। कार्निवोरस जो मीट खाते हैं, क्योंकि जल्दी पच जाता है मीट, ये देखो, मीट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, तो देयरफॉर टाइगर हैव स्मॉलर इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कंप्लीट डाइजेशन होता है इनका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। देखो, पेट से जो कोई भी चीज़ निकल रहा है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो अब उस मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए, ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम उसके ऊपर काम करें, बाइल जूस आता है लीवर से, बाइल जूस आता है, लीवर बनाती है बाइल जूस, वो आता है किसके थ्रू, पित्त की थैली से थ्रू और बाइल डक्ट के थ्रू। और फैट्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। फैट्स वो लार्ज ग्लोब्यूल्स की तरह पड़े रहते हैं इंटेस्टाइन में, लेकिन जैसे ही बाइल जूस आता है वो उसको ब्रेक करता है, किसमें, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, लार्ज ग्लोब्यूल्स से स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ द सोप्स ऑन डर्ट, this is similar to the emulsifying action of soap on dirt, emulsifying action of soap on dirt, emulsifying action of soap on dirt. The pancreas secretes pancreatic juice which contain enzymes like trypsin. pancreas जो होते हैं वो secrete करते हैं क्या, pancreatic juice। बाइल जूस किसने सीक्रेट किया, लीवर ने। पेनक्रियाज किस चीज़ को सीक्रेट करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस, विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन और लाइपेस क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा, और ट्रिप्सिन जो करेंगे वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, इमल्सिफाइड फैट्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। तो ये क्या करते हैं, फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू एमिनो एसिड्स। प्रोटीन किस में, एमिनो एसिड्स में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, और फैट को किस में करते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ओके, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब डाइजेशन पूरा हो चुका है, इसमें क्या क्या चीज़ें आई, बाइल जूस आई, पेनक्रियाटिक जूस आई। बाइल जूस में लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में टूट दिया, ये इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ द सोप की तरह ही काम करता है। पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस छोड़ा, जिसमें एक ट्रिप्सिन था, एक लाइपेस था। ट्रिप्सिन तोड़ेगा प्रोटीन को, लाइपेस तोड़ेगा फैट को। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल प्रोटीन को तोड़ेगा एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा ग्लूकोज में, और फैट को तोड़ेगा ग्लिसरॉल में या फैटी एसिड में। ये बात याद रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको बोलते हैं विली, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये देखो यहाँ पर बना रखी है, आंतों पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। तो विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इनके अंदर ब्लड वेसल्स रिचली सप्लाइड है, ब्लड को सप्लाई करती हैं, और यही ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट को ले जाता है और पूरे डिफरेंट न्यू टिश्यू और रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू और एनर्जी, ये सारी चीज़ें बॉडी को फिर देता है। अब बड़ी आंत का एक ही काम है, इसीलिए समय पर लैट्रिन जाएं, क्योंकि समय पर अगर आप फ्रेश नहीं होते हो तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती रहती है, एब्जॉर्ब द मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है ना, जो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, कचरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो दैट इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो बड़ी आंत के पास भेज दिया जाता है। वहाँ पर वो क्या करती है, उसमें से मोर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए आपकी कब्जी होती है, क्योंकि वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती रहेगी, आंतों में पड़ा रहेगा तो वो सूख जाता है, फिर आपको बवासीर जैसी दिक्कतें आती हैं। डेंटल कैरीज, दांतों की बात करें तो टूथ डिके की बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल और डेंटाइन। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो शुगर के ऊपर एक्ट करता है, बैक्टीरिया शुगर के ऊपर। एक टॉफ़ी खा करके सो जाओ, आप दांतों पे चिपकी रहने दो, आपके दांत
इतनी जल्दी ख़राब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? एसिड बना रहे हैं, और वो एसिड क्या करती है? डी मिनरलाइज द इनेमल, इनेमल को डी मिनरलाइज कर रही है। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ। बैक्टीरियल सेल्स और फूड पार्टिकल दांतों के साथ चिपक जाते हैं और प्लाक बनाते हैं, PLAQUE। कई दिन ब्रश नहीं करते तो दांतों के ऊपर कुछ अजीब सा चिपक जाता है, उसी को प्लाक बोलते हैं। और ये प्लाक जो है ये सलाइवा को तुच्छ सरफेस तक नहीं आने देता, नहीं तो सलाइवा जो है वो एसिड जो बनती है उसको न्यूट्रलाइज करता रहता है। ठीक है, ब्रशिंग द टीथ वो प्लाक को हटा देता है, और बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, ठीक है, उससे पहले ही प्लाक को हटा देता है। नहीं तो ये पल्प को अगर प्रभावित कर देते हैं ये अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो फिर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, हम आ चुके हैं फर्मेंटेशन के ऊपर। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं खमीर उठना, खमीर। और इफ़ दिस हैपन्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एल्कोहल। फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य घटक के तौर पर निकलेगा। एल्कोहल जो है दैट इज ऑल्सो द मेन इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट नहीं मेन प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, एल्कोहल। अरे एल्कोहल को ऐसे ही तो बनाते थे कच्ची दारू को, दुनिया पहले मटकों में कच्ची दारू निकालती थी वो फर्मेंटेशन के माध्यम से ही। 6 कार्बन मोलिक्यूल को 3 कार्बन मोलिक्यूल पाइरूवेट में टूटना ही पड़ेगा। अब एनडीए ने क्वेश्चन कैसे पूछा है 2023 या 2022 में, कि जब 6 कार्बन मोलिक्यूल दैट इज C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज जब टूटेगा पाइरूवेट में, तो बताओ साइटोप्लाज्म में जब ये होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है, तो बताओ क्या एनर्जी रिलीज होती है? ठीक है, टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सम अदर ऑफ द पाथवेज डू नॉट द इन्वॉल्व ऑक्सीजन। अब ये कहीं दे नहीं रखा ग्लूकोज को पाइरूवेट में, लेकिन वो कहता है कि बताओ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होती है, पाइरूवेट होता है जब, या कुछ और होता है, तो वो देखना पड़ेगा। पाइरूवेट CO2 और इथेनॉल, पाइरूवेट CO2 और इथेनॉल, इथेनॉल 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 इथेनॉल, ठीक है। ये इथेनॉल अल्कोहल कब बनेगी? एन एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक नहीं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यीस्ट जो फर्मेंटेशन करेगी वो CO2 और अल्कोहल बनाएगी। अब ये देखो ये जो रिएक्शन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 कार्बन मोलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज टूटेगा पाइरूवेट में, 3 कार्बन मोलिक्यूल प्लस एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी आएगी यहाँ पर, क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी ही होगी इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। अब पाइरूवेट तो बन गया, अब हमारे मसल में हम तेज दौड़ते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन बनता है, दैट इज इन मसल सेल, तो हमारे अंदर लैक्टिक एसिड बनने लग जाती है, इसीलिए हम थक जाते हैं। लैक्टिक एसिड और एनर्जी, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और लैक्टिक एसिड जब बनती रहती है फिर भी हम दौड़ते रहते हैं, बनती रहती है, तो फिर होते हैं मसल क्रैम्प्स। मसल क्या करेगी? क्रैम्प्स करेगी, क्रैम्प्स। लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होगी कहाँ? इन मसल सेल। लैक ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो यीस्ट, तो क्या बनेगी? दारू बनेगी, बनेगी। दारू को क्या बोलते हैं? इथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, आएगी, एनर्जी तो रिलीज उसमें भी होगी, एनर्जी रिलीज इसमें भी होगी। अरे दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो गिर नहीं जाओगे? गिर जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। जैसे कि आग लगती है, कंबशन, तो वही है, कार्बन जो है वो जलता है, कार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया। ये यीस्ट में, अब्सेंस यीस्ट में। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो होगा मसल सेल में, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। एक चीज़ याद रखना, जब एक ATP जलती है या हमें पैदा होती है तो वो कितनी एनर्जी देती है? 30.5 किलो जूल पर मोल, 30.5 किलो जूल पर मोल ATP हमें इतनी एनर्जी देती है। हो गया।
ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में भी, एचसीएस में भी, असिस्टेंट कमांडेंट में भी, कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स, पाइरूवेट भी हो सकता है या कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अल्कोहल बनेगा, यीस्ट करती है काम, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होगा तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी मसल सेल में, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, हो गया। अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है पानी में कम होता है एटमॉस्फेयर की तुलना में, इसलिए जो ब्रीदिंग रेट होता है मछलियों का या इनका फास्ट होता है। ठीक है। हमारी जो एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल, उसमें फाइन हेयर होते हैं। ठीक है। पैसेज के दौरान जो होता है मकस भी होता है, तो वो रिंग ऑफ कार्ट्रिज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, रिंग ऑफ कार्ट्रिज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, रिंग ऑफ कार्ट्रिज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, रिंग ऑफ कार्ट्रिज, रिंग ऑफ कार्ट्रिज, रिंग ऑफ कार्ट्रिज, रिंग ऑफ कार्ट्रिज, रिंग ऑफ कार्ट्रिज। देखो, लंग कैंसर स्मोकिंग से होता है, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी, ये जो अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं सीलिया। सीलिया, सीली करके रोटी खा, सीलिया मतलब बाल, बालों से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे राजा महाराजाओं के ऊपर पहले बालों से हवा नहीं करते थे, तो सीलिया, सीली करके रोटी खा, सीलिया दैट इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते थे। तो वो जर्म और डस्ट को अरेस्ट कर लेते थे, पकड़ लेते थे। ठीक है। जब एयर को इनहेल करते थे, उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इस पार्ट में सीलिया होते हैं। लेकिन जब बीड़ी सिगरेट पीते हैं आप, तो वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मर जाते हैं, तो सीधा जो डस्ट वगैरह है वो आपके फेफड़ों में आती है। फेफड़ों में आएगी तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन का फॉर कैंसर होने के चांस, लंग कैंसर होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। देखो, ये क्या है, फल तूखा, फल तूखा दैट इज नेसल पैसेज, सबको पता है नेसल पैसेज है। फिर फल तूखा, फै से फ्रिंग्स, ले से लिरिंग्स, फ्रिंग्स लिरिंग्स, फ्रिंग्स लिरिंग्स, फ्रिंग्स लिरिंग्स, फ्रिंग्स लिरिंग्स, फ्रिंग्स, फ्रिंग्स लिरिंग्स, फै ले फल। तू तै, तै, तै से होता है ट्रेचिया, तै से होता है ट्रेचिया, तै से होता है ट्रेचिया, तै, ट्रेचिया। और ट्रेचिया के बाद क्या होता है, ट्रेचिया बंद ना हो जाए किसी चीज़ की वजह से, उसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्ट्रिज, रिंग्स ऑफ कार्ट्रिज, रिंग्स ऑफ कार्ट्रिज होती हैं। ठीक है। जैसे कि होदी में जब आप मोटर डालते हो ना, सक्शन मोटर, तो उसके अंदर वो वायर सा होता है, वो उसको चिपकने नहीं देता, रिंग्स ऑफ कार्ट्रिज। ठीक है। ब्रोंचाई, ब्रोंचियोलिस, और लास्ट में होता है एल्वियोलर सैक, एल्वियोलिस। ये देखो, ये क्या है, एल्वियोली, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस। ये है डायफ्राम। डायफ्राम, जब आप सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ आता है, एक्सपेंड करता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है। दैट फ्लैटन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ओके, अब तो कुछ ही नहीं बचा। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून मतलब गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर होता है किसका, एल्वियोली या एल्वियोलर सैक का, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस। कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी आया, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन एल्वियोली, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन एल्वियोली। इसमें वी लिफ्ट आवर लिप्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, जब सांस लेते वक्त। ठीक है। द ब्लड, जो खून होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है, हार्ट पंपिंग करता है, ब्लड को लंग्स के पास भेजता है ताकि ब्लड प्योरीफाई हो सके। प्योरीफाई मतलब ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड हट जाए। तो ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रिलीज इनटू एल्वियोली एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड। अच्छा, रेजिडुअल वॉल्यूम बचता है लंग्स के अंदर, कितना भी आप इसमें से ब्रीथ आउट कर दो, सांस को छोड़ दो, छोड़ दी, फिर भी आपके फेफड़ों में कुछ एयर बची हुई है, तो वो इसलिए है ताकि उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाए ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, प्रेशर के माध्यम से जो है ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी में जा सकती थी, डिफ्यूजन, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। वो तकरीबन, अगर हम सिर्फ डिफ्यूज़न के ऊपर डिपेंडेंट रहते, डिफ्यूज़न, अगर डिफ्यूज़न ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर के जाता सभी सेलों के पास, तो उसको 3 साल लग जाते। कितने, 3 साल। डिफ्यूज़न के माध्यम से ऑक्सीजन जो होगा
वो ऑक्सीजन टू गेट टू अवर टोज फ्रॉम अवर लंग्स, फेफड़ों से अगर हम अपने पैरों तक जाएंगे तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा, तकरीबन 3 साल। डिफ्यूजन प्रेशर होता है व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज, द डिफ्यूजन प्रेशर होता है हमारे पास अलोन होता है कैन नॉट टेक केयर ऑफ द ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन होता है फ्रॉम द एयर होता है हमारे पास इन द लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यू होता है विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट इन ह्यूमन बींग्स, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बींग्स में क्या है, हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, हाई एफिनिटी प्यार फॉर ऑक्सीजन इसलिए उसको चिपकाई जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अधिक घुलनशील है, इसकी वजह से हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, ब्लड वाटर ही तो है उसका मुख्य घटक। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग, सबको पता है, ठीक है। ओके, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा, प्लाज्मा 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 इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी सस्पेंडेड है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या क्या ले जाता है, ट्रांसपोर्ट फूड, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है नाइट्रोजिनस वेस्ट उसको प्लाज्मा पकड़ के बाहर लेके आता है। ओके, नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी पेपर में आएगा, एनडीए सीडीएस किसी भी पेपर में, हार्ट, हार्ट क्या है, हमारी ये मुट्ठी देख लो, इतना एक ऑर्गन हमारे शरीर में, मुट्ठी जितना, दैट इज फिस्ट की फिस्ट जितना है। ओके, ये 4 चैम्बर है हमारे शरीर में। ओके, और इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड इसमें मिक्स ना हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ, इसलिए इसमें क्या बना रखे हैं, डिफरेंट चैम्बर्स हैं, इसमें डिफरेंट चैम्बर्स हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, जितना भी अटरम सटरम वो बोलते हैं फलाना टिनका अटरम सटरम, तो इसको याद कर लो, अटरम और वटरम, अटरम वटरम, अटरम वटरम, एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एट्रियम, इसकी थिन लाइनिंग होती है, मसल्स क्या होती हैं, पतली होती हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वटरम, अटरम वटरम मतलब वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मतलब नीचे वाला पार्ट जो होता है उसकी मसल्स मजबूत हैं क्योंकि उसको पंपिंग करना है, यहाँ से पंपिंग करेगा तो सीधा ब्लड के पास, लंग्स के पास ब्लड को भेजेगा जो कि प्योरीफाई होकर के इस चैम्बर में आएंगे, लेफ्ट चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम, प्योर ब्लड। फिर उस टाइम ये रिलैक्स हो रहा होता है जब ब्लड ले रहा होता है, जब ये बिचेगा तो ये नीचे वाला पार्ट जो है ये रिलैक्स हो रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ से आएगा इसमें और लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग करेगी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स जब करता है तो वो ब्लड को कलेक्ट कर रहा होता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो नेक्स्ट चैम्बर जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल वो रिलैक्स कर रहा होता है, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जब पंपिंग मारेगा तो इतनी ज़ोर से पंपिंग मारेगा कि पूरे बॉडी के पास जाएगा, तो इसलिए ये क्या होता है मस्कुलर। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर, ये देखो इसमें आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में जब वो रिलैक्स करेगा, राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कोरस्पॉन्डिंग जो लोअर चैम्बर है राइट वेंट्रिकल ये डायलेट करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, डायलेट करेगा, फूलेगा, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, मतलब इस तरीके से राइट वेंट्रिकल में आएगा, विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स, ये कहाँ करेगा लंग्स में, ये देखना ये वाला पार्ट जो होता है नीला जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड है ये जाएगा पहले लंग्स में, ये देखो यहाँ समझो इसको, ये इम्प्योर ब्लड आ गया पूरे बॉडी से इस वाले पार्ट में, फिर इस वाले पार्ट से पंपिंग मारेगा तो ये लंग्स में जा कर के ये प्योरीफाई होकर के आ गया अपर एट्रियम में, मतलब लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट एट्रियम से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से पंपिंग मारेगा तो पूरे बॉडी पार्ट्स में, तो ये डायग्राम है, पूरे बॉडी पार्ट्स में राइट
एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पंपिंग मारेगा लंग्स के पास, लंग्स से प्योर होकर के आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और फिर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। बस इतनी सी बात है। इसमें यह याद रखना, वेंट्रिकल जो होते हैं वो थिक मस्कुलर वॉल होती ही होती है। वेंट्रिकल क्या होती है? थिक मस्कुलर वॉल। तो एट्रिया, देन एट्रिया, एट्रियम। जो एनिमल होते हैं जिसको हाई एनर्जी नीड होती है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल, मैमल को बहुत तेज़ भागना पड़ता है, बर्ड्स को बहुत तेज़ उड़ना पड़ता है, तो उनकी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो उनका हमेशा 4 चैम्बर्ड मिलेगा। लेकिन सांप हो गया, फलां हो गया, टिनका हो गया, एम्फीबियंस और द रेप्टाइल्स दे हैव द 3 चैम्बर्ड। ये सुस्त से पड़े रहते हैं तो इनका 3 चैम्बर्ड, और मछली का 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो फिश का 2 चैम्बर्ड, एम्फीबियन और रेप्टाइल का 3, हाई एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट है बर्ड और मैमल होता है 4 चैम्बर्ड। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट, फिश में केवल एक बार जाएगा, लेकिन हमारे अंदर ये देखो, ब्लड एक बार गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर दूसरी बार आया, तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, एक बार ये आएगा, फिर यहाँ से आकर के फिर ये आएगा। यही ब्लड हार्ट में कितनी बार गया? 2 बार गया। ओके, स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर देखो, अब इसको बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। आर्टरीज, आर्टरीज मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज मतलब अवे, ब्लड से हार्ट की तरफ जो आएगा वो इम्प्योर ब्लड होगा, हार्ट से दूर जो जाएगा वो प्योर ब्लड होगा। बस इतनी बात याद रखना। तो आर्टरीज अवे, अवे मतलब प्योर ब्लड लेकर के जाती हैं। वेन्स टुवार्ड्स द हार्ट, दैट इज इम्प्योर ब्लड लेकर के आते हैं। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इनको अपोजिट कर देना बस। सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल SYSTOL, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। डायामीटर, डायामीटर बड़ा, डायस्टोल मतलब एक्सपैंड, रिलैक्सेशन। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर है 80 mm ऑफ मरकरी। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज जो होती है उसमें कुछ ना कुछ कचरा जमा हो जाता है, ग्रीस टाइप का, तो उसके पास ब्लड को मूव करने के लिए कम स्पेस बचता है, तो प्रेशर बिल्डअप होता चला जाता है। तो इससे क्या होगा? अरे मोटर काम कर रही है अपना, और तुम पानी को मोटर से आगे जाने नहीं दोगे तो क्या होगा? पाइप लीक हो जाएगी, पाइप लीक, इट कैन लेड टू द रप्चर ऑफ आर्टरी और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। आर्टरीज अवे, वेन्स टुवर्ड्स। आर्टरीज हमेशा थिक होंगी और इलास्टिक होंगी, रिजिड नहीं होंगी, याद रखना। बुढ़ापे में रिजिड होती चली जाती हैं, लेकिन थिक और इलास्टिक होती है। जिंदगी जीने का मजा तभी तक है जब तक अपनी मुट्ठी में दम हो। जिस दिन मुट्ठी में दम नहीं हो उस दिन प्राण छोड़ देने चाहिए। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज अवे, ए से आर्टरी, ए से अवे, थिक और इलास्टिक वाल होती हैं। वेन्स जो होती है वो कलेक्ट करती है ब्लड, तो इसको ज़्यादा थिक होने की ज़रूरत नहीं है। वॉल इसलिए होते हैं ताकि पानी उल्टा ना आए या वो ब्लड उल्टा ना आए। स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स, ये याद रखना। देखो, ऑन रीचिंग द ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरीज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। छोटी और छोटी वेसल्स में ये बनती चली जाती हैं। आर्टरीज छोटी और छोटी और पतली इतनी पतली हो जाती हैं कि एक सेल जितनी मोटी बचती है, और उसी को कैपिलरी बोलते हैं, उसी को कैपिलरी। और कैपिलरी में से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग टेक्स प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल। थिन वॉल कितनी थिन है? अरे एक सेल जितनी मोटी बच जाती है आर्टरी, कैपिलरी। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब मान लो खुदा न खास्ता आपके पूरे सिस्टम में कहीं कोई लीक हो गया तो सारा ब्लड तो निकल जाएगा, तो उसको प्लग इन करने के लिए प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। हाँ, लिम्फ, NDA PYQ, ये लिख दिया। NDA PYQ। लिम्फ जो होते हैं, लिम्फ कुछ नहीं होता। लिम्फ जो होता है, ये लिम्फ और द टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं इसको, टिश्यू फ्लूइड। द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज
तो इसमें से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो होते हैं एस्केप हो जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस में। स्पेसिस, इंटरसेलुलर स्पेसिस, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल जो हैं वो लीक हो गए, लीक तो लीक होकर के वो उसमें आ जाते हैं टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ की तरह वो घूमते रहते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस होता है ये, कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। और ये क्या कहते हैं, ये फिर जो है ना लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन और फाइनली ये क्या आ जाते हैं, ब्लड में वापस आ जाते हैं, बैक इनटू द ब्लड। लिम्फ ये चिपचिपा पदार्थ होता है लिम्फ, और ये क्या करता है, कई बार है ना वो इंटरसेलुलर स्पेसिस में लीक होकर के प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स चले जाते हैं, तो वो कलरलेस होते हैं, बस इतना याद रखना। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट ये बड़ा इजी है, इसको बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू, जैसे जाइलम जैसे जाइलम जैसे जल। और ये कैपिलरी एक्शन वगैरह होता है, रूट स्टेम ये ट्रांसपिरेशन करता रहता है। ये क्या कहता है कि जो हमारी जड़ें हैं ना दे टेक्स अप आयंस उठा लेती हैं, और इसी की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। और बस उसको भरपाई करने के लिए पानी आता है और पानी फिर ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो जाइलम लॉस ऑफ वाटर, जल इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन वाष्पीकरण, पत्तों से पानी उड़ता रहता है, उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बस ट्रांसलोकेशन वस्कुलर टिश्यू, मैंने कहा ना अभी वस्कुलर टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। फोलम जो है, फोलम फैसे फूड फैसे फोलम फैसे फूड फैसे फोलम फैसे फूड। अब बच गया लास्ट पार्ट, दैट इज एक्सक्रीशन क्या होता है, इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस होंगी तो उसमें से कुछ गंदगी तो निकलेगी, तो उसको हटाने के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, नाइट्रोजिनस मटेरियल या रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको नाइट्रोजिनस मटेरियल ही बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में भी होगा, और हमारे शरीर में रेस्पिरेशन होता है, पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसको शरीर से बाहर फेंकना ही उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ये देखो, ये राजमा जैसी दो किडनियाँ होती हैं, क्या है ये, राजमा जैसी दो किडनी क्या है, राजमा जैसी। फिर उसके बाद देखो यूरेटर, ये जो पतली सी पाइप आ रही है ना यहाँ से लेकर के ब्लैडर तक, इसको बोलते हैं यूरेटर। फिर उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, इसमें पेशाब आकर के इकट्ठा होता है। और ये है यूरेटर। तो पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर इज यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। यूरिन जो होता है वो ब्लैडर में इकट्ठा होता है, यूरेटर्स के माध्यम से वहाँ तक जाता है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, जिस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फेफड़ों में हटा दी जाती है, उसी प्रकार से नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में बनती है, मसल्स में, ये है यूरिक एसिड। तो रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज, ये किडनी रिलीज करती है। अब इसको ध्यान से देख ले, स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से, इसमें 3 कीवर्ड्स हैं, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, और तीसरा है हमारे पास नेफ्रॉन छलनी। बोमेन कैप्सूल ये जो सी टाइप होता है ये, और ये है ग्लोमेरुलस। ये देखो भाई, ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, सी टाइप कैप्सूल जो होता है, देखो ये बोलता है इन ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद कप शेप एंड। देखो कैपिलरीज होते हैं, मतलब इतनी पतली होती चली जाती हैं, थिन वॉल्ड, सिंगल सेल थिन वॉल बन जाती हैं कि वो कप शेप एंड में जब जाती हैं तो उसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। और बोमन कैप्सूल में ही क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। नेफ्रॉन बोलते हैं किडनी की एक छलनी की एक यूनिट को नेफ्रॉन। ये क्या फिल्टर करती हैं, ये करती हैं ग्लूकोज को, एमिनो एसिड्स को, साल्ट को
और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड। क्या क्या, नेफ्रॉन ने फिल्टर में से निकाल दिया, लेकिन ये जो ट्यूब्स है ना, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट, एक है बोमन कैप्सूल, एक है ग्लोमेरुलस अंदर की छलनी, और एक और ट्यूबुलर पार्ट, इस टोटल को हम नेफ्रॉन बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है सेलेक्टिवली। रीएब्जॉर्ब क्या करता है, ग्लूकोज को अमीनो एसिड को, साल्ट को, और मेजर होता है हमारे अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब होता है हमारे यूरेटर होता है हमारे किडनी होता है, इवेंचुअली होता है एंटर से लॉन्ग ट्यूब होता है यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ब्लैडर इज मस्कुलर, और मसल्स को आपको पता है नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो हमें यूरिनेट जब करना होता है, पेशाब जब करना होता है, तो हम अपनी नर्वस सिस्टम से अपनी मसल्स को कंट्रोल कर लेते हैं। आर्टिफिशियल किडनी, हीमोडायलिसिस आर्टिफिशियल डायलिशन में देखो इस तरह से होता है, तो हमारे वैसे बोलते हैं आर्टिफिशियल डायलिशन तो हमारे पास आर्टिफिशियल किडनी होता है। किडनीज आर द वाइटल ऑर्गेनिजम्स फॉर सर्वाइवल। किडनी नहीं होंगे, लेकिन किसी इन्फेक्शन, किसी इंजरी या किसी रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो की वजह से किडनियाँ खराब हो जाती हैं, पथरी हो जाती है, जैसे रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, इसे बोलते हैं डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी का काम करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी जो होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल लाइब। इसका और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर एक होता है, याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, ठीक है। और नाइट्रोजनस वेस्ट इसीलिए वो निकाल देती है बाय डिफ्यूजन माध्यम से निकालती है, फिर देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इस फ्लूइड का, जो डायलिसिस में यूज होता है और ब्लड का सेम होता है, ठीक है। और डिफ्यूजन के माध्यम से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये ब्लड से निकल जाते हैं। नो रीएब्जॉर्प्शन इज इन्वॉल्व, वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन इज इन्वॉल्व। ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, आर्टिफिशियल में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। 180 लीटर प्रतिदिन किडनियाँ, इतनी जो छोटी छोटी राज में जितनी होती हैं, 50 ग्राम जिनका वजन है, वो 180 लीटर प्रतिदिन प्योरीफाई करती हैं, जिसमें से 1 या 2 लीटर वो वेस्ट निकालती हैं 180 लीटर रीएब्जॉर्प्शन के कारण ही। और ये चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। ये देखो एक्सक्रीशन इन प्लांट में एक्सक्रीशन करने के लिए कुछ आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो पत्ते वगैरह झाड़ते हैं, जो भी गंदगी है वो पत्ते वगैरह में डाल करके और पत्तों को झाड़ देते हैं, वो बाहर निकल गया। हो गया कि नहीं हो गया। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो गम्स निकालते हैं, रेजिन्स निकालते हैं, उसके माध्यम से भी शरीर की गंदगी को बाहर फेंक देते हैं। ऑर्गन डोनेशन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक तो जिंदा और एक मरने के बाद तो आप कर सकते हो कॉर्निया, अपनी आँखों का कॉर्निया, नेत्रदान जो होता है वो कॉर्निया किडनी दे सकते हो मरणोपरांत, किसी को लीवर दे सकते हो मरणोपरांत, किसी को लंग्स दे सकते हो मरणोपरांत, किसी को पैनक्रियाज दे सकते हो मरणोपरांत, किसी को इंटेस्टाइन, अपनी आंतें। आजकल बहुत सारे लोग मैदा जो खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, फलाना टिनका या प्रोसेस्ड फूड जो खाते हैं, उनकी आंतें सड़ रही हैं। इंटेस्टाइन, दलिया खाओ, दलिया, गाय के दूध में दलिया खाओ। इंटेस्टाइन और बोन मैरो। लेकिन जीते जी आप दे सकते हैं, जैसे कि किडनी दे सकते हैं आप किसी को, लीवर का एक पार्ट दे सकते हैं, पार्ट ऑफ पूरे लीवर नहीं, लीवर का एक पार्ट दे सकते हैं। भाई 2 फेफड़े हैं, 2 किडनियां हैं, तो एक फेफड़ा भी दे सकते होंगे, इसीलिए लंग बोलते हैं। और कुछ टिश्यू को डोनेट कर सकते हैं। वेरी गुड। तो व्हाट यू हैव लर्नड, तो ये मेन पॉइंट्स हैं कि मूवमेंट का मतलब होता है इंडिकेशन ऑफ लाइफ, कोई भी चीज़ हिल रही है इसका मतलब वो जीवित है। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। रेस्पिरेशन, सांस लेना, रेस्पिरेशन मतलब बायोलॉजिकल क्रियाएं, रिएक्शंस होनी वो ज़रूरी हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडी, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सन, सिंथेसिस करके, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल तैयार करते हैं। हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं हीटरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एलिमेंट्री कनाल, इन द ह्यूमन बींग्स द फूड ईटन इज ब्रोकन डाउन बाय द वेरियस स्टेप्स, सो हमारे अलोंग द एलिमेंट्री कनाल एंड द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉलर इंटेस्टाइन।
फूड ईटन इज ब्रोकन डाउन बाय द वेरी स्टेप, एलिमेंट्री कनाल में जाता है एंड द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसी को बोलते हैं विली। वहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन पूरी तरह पचते हैं। सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन, पैरामोशियम में भी सीलिया होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी सीलिया होता है। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, पाइरुवेट, absence of oxygen yeast, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 वाटर और एनर्जी, लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट, दारू तो बनेगी ही बनेगी, फर्मेंटेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा और एनर्जी आएगी। ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन मेक्स मोर एनर्जी। ठीक है। The transport of the material such as oxygen, carbon dioxide, food excrete is the one which is a function of the circulatory system. यह सर्कुलेशन होती हैं। फोलम जाइलम, वस्कुलर टिश्यू हो गया, वस्कुलर टिश्यू फोलम और जाइलम, नेफ्रॉन इन द किडनी, और सेल वैक्यूल्स एज गम और रेजिन की तरह वेस्ट मटेरियल प्लांट फेंक देते हैं। किडनी इन द ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन, यस। जाइलम ट्रांसपोर्ट, जैसे जल, वाटर। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रोपिक मोड ऑल सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। द ब्रेकडाउन ऑफ द पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, नहीं पाइरुवेट, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट टूटेगा टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होता है हमारे पे, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं। देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी, पाइरुवेट टूटता है, पाइरुवेट टूटेगा तीनों में। फिर देख ले भाई, ये देख और पीछे आ जा, ये देखो पाइरुवेट टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत टिक कर रखा है साइटोप्लाज्म। ठीक है। एल्वियोली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारे शरीर में होता है, ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन, 2 बार ब्लड जो है हार्ट में जाता है, जबकि मछली में एक ही बार जाता है, सिंगल सर्कुलेशन। एल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी, एल्वियोली ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है, और ये मेटाबॉलिक वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर फेंक देता है। जाइलम और फोलम का हमें पता ही है। और विद दिस द लाइफ प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, द लाइफ प्रोसेस इज फल तू खा, दैट इज फ्रिंक्स, लिरिंक्स और ट्रेचिया। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक को ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज करना होता है तो फ्रिंक्स पहले आता है, लिरिंक्स बाद में आता है, और ट्रेचिया बाद में आता है, और फिर ये होता है रिंग्स ऑफ कार्ट्रिज। थैंक यू वेरी मच।